हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्रह्मा संचार माध्यम। इसका हमने थोड़ा सा किया था। आज हम इसको फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको। तो स्टार्टिंग करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करें। ब्रह्मा संचार माध्यम, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि क्या होता है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ब्रह्मा संचार माध्यम वह होता है जो लोगों तक सीधा पहुंचने का एक विशेष तरीका होता है। ये पुराने समय में जब मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए लोगों को सूचनाएं दी जाती थी, मतलब इंफॉर्मेशन जो दी जाती थी, इनमें भाषण और नुक्कड़ नाटकों के जरिए संचार होता था। संचार मतलब एक तरह का कम्युनिकेट कह सकते हैं। इन माध्यमों की उपयोगिता आज भी क्षेत्रीय स्तर पर बनी हुई है। नुक्कड़ नाटकों का उपयोग आज भी सामाजिक संदेशों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। हालांकि इन माध्यमों के लिए लेखन के मानक रूप निर्धारित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपको कुछ बताया था कल, जो कि मैंने आज फिर से बता दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रदर्शनी और मेले। पुरानी संचार प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रचलित संचार पद्धतियों प्रदर्शनियों या मेले हुआ करते थे। लोक माध्यम होने के कारण लोक की भूमिका इनमें अधिक होती थी। ये लोक माध्यम केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों के विकास में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। किसी खुले स्थान पर आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों तथा मेलों में किसी निश्चित संचार की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं होता, बल्कि इन मेलों में आने वाले लोग किसी भीड़ की तरह आते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुरूप किसी एक स्थान पर ठहरते हैं। अनन्य प्रदर्शनियों और मेलों में भीड़ एक सैलाब की तरह चलती रहती है, लेकिन इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए जाने वाले नाटकों, नृत्य नाटकों, लोकगीतों, कवि सम्मेलनों आदि के द्वारा वहां आने वाले दर्शकों को मौखिक संचार का आधार मिल पाता है। उन नाटकों तथा अन्य कार्यक्रमों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले किसी न किसी संदेश को समाज अन्य कार्यक्रमों के कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले किसी न किसी संदेश को समाज तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए नाटक या लोक गीतों में रुचि रखने वाले लोग कार्यक्रम के दौरान वहां खड़े होकर उसे देखने लग जाते हैं। ऐसे में प्रसारित किए जाने वाला संदेश एक साथ ही भीड़ को मौखिक रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रदर्शनियों और मेलों में अक्सर विभिन्न लोग जनसभाओं और गोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं। इन जनसभाओं और गोष्ठियों में बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता है और भीड़ के लोग उसकी बातों को सुनते हैं। बोलने वाले व्यक्ति के संदेश में भीड़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसकी बातों के विषय में मत रखता है। इसीलिए संचार का यह परंपरागत प्रकार मौखिक होने के बावजूद संचार की सशक्त पहचान के रूप में आज भी प्रचलित है। आम जनता को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए आज भी कई लोग प्रदर्शनियों और मेलों के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रदर्शनी और मेले पुराने के समय के संचार के जो महत्वपूर्ण माध्यम थे, वे लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। और इन प्रदर्शनियों में नाटक, नृत्य, लोकगीत, कवि सम्मेलन आदि होते थे, जो लोगों को संदेश देते थे। ये कार्यक्रम मौखिक संचार का आधार प्रदान करते थे। इन प्रदर्शनियों में जनसभाएं और गोष्ठियों भी होती थी, जहां लोग अपने विचार साझा करते थे। ये संचार के परंपरागत तरीके हैं जो आज भी प्रचलित हैं। आज भी लोग प्रदर्शनियों और मेलों के दौरान अपने विचारों को साझा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखिए, यहाँ गोष्ठियों का क्या मतलब है। गोष्ठियों का शब्द बताते हैं आपको। गोष्ठियों से आप क्या समझते हैं। यहाँ 2 बार आ चुका है गोष्ठियों, तो आपको मुझे पता है कि गोष्ठियों का मतलब नहीं पता होगा। तो गोष्ठी जो होता है एक प्रकार का समूह चर्चा या बैठक होती है, जहाँ लोग एक निश्चित विषय पर चर्चा करते हैं और अपने विचार को एक दूसरे से साझा करते हैं। गोष्ठी में आमतौर पर एक मॉडरेटर या संचालक होता है जो चर्चा को नियंत्रित करता है।
और सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपने विचार साझा कर सकें। एक तो ये होता है गोष्ठी। तो समझ आ गया होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। नुक्कड़ नाटकों का प्रचलन वर्षों से होता आ रहा है। नुक्कड़ नाटकों के लिए किसी मंच या सभागार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नाट्य मंडली के लोग किसी भी स्थान पर खड़े होकर एक दायरे में अपने नाटक को करना शुरू कर देते हैं। नुक्कड़ नाटकों में विशेष रूप से किसी समस्या को आधार बनाकर खेला जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का टॉपिक ले लेते हैं, उसी के आधार पर खेला जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व नुक्कड़ नाटकों में भारत की दुर्दशा तथा अंग्रेजों की गलत नीतियों पर प्रकाश डालने के लिए इन नाटकों को गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर खेला जाता था। छोटी-छोटी बस्तियों की चौपाल या किसी खुले मैदान में नाटक मंडली के लोग अचानक खड़े होकर ढोल बजाकर लोगों को अपना नाटक देखने के लिए आमंत्रित करते थे। इस नाटक के दौर वे समाज के सामने अपने संदेश को सहजता से पहुंचा पाते थे। कहानी में बंधे होने के कारण समस्या या संदेश के नाट्य व्याख्यान से सामान्य जनता अभिभूत हो उठती है। इसीलिए वे इन नाटकों को देखने के लिए भीड़ लगा लेती है। सभी लोगों के सामने वह नाटक खेला जाता है और एक समान ही संदेश सहजता से पहुंच पाता है। लेकिन नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे खेलने के लिए नाटक मंडली को स्वयं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर समस्या का नाट्य रूप प्रस्तुत करना होता है। नुक्कड़ नाटक में संप्रेषित होने वाला संदेश अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी इस माध्यम का प्रभाव बहुत सशक्त होता है। लोगों में जागृति लाने के लिए उद्देश्य से खेले जाने वाले ये नाटक आज भी जन जन में लोकप्रिय हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि जो नुक्कड़ नाटक है वो एक प्रकार का नाटक है जो सड़कों या खुले स्थानों पर खेला जाता है। इसमें किसी समस्या को आधार बनाकर नाटक खेला जाता है। नुक्कड़ नाटकों का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना होता है और समाज में बदलाव लाना होता है। ये नाटक अक्सर गांव-गांव और बस्ती-बस्ती जाकर खेले जाते हैं। जो नुक्कड़ नाटक होता है उसकी विशेषता यह है कि इसमें कहानी के माध्यम से संदेश दिया जाता है लोगों को, और यह संदेश लोगों को आसानी से समझ भी आ जाता है और उन्हें प्रभावित करता है। हालांकि नुक्कड़ नाटकों की एक समस्या जो ये है कि इसमें संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यह माध्यम बहुत प्रभावी होता है और लोगों में जागरूकता लाने में मदद करता है। तो ये होता है नुक्कड़ नाटक। आगे है बोध प्रश्न। क्या है? बोध प्रश्न। ये आपको करने हैं और इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ये एमसीक्यू कुछ टाइप क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको किस में देने हैं? कमेंट में। आगे है जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यह सत्य है कि लिखना एक कला है और यह कला मनुष्य को जन्मजात प्राप्त नहीं होती है। जो जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा है, यह एक कला है जो जन्मजात से प्राप्त नहीं होता, इसे सीखना पड़ता है। इसे मनुष्य खुद ही ग्रहण करता है। विभिन्न विद्वानों ने भी माना है कि पढ़ने से भी जो लिखना है वो अधिक सुखद कला है। पढ़ने से लिखना अधिक मतलब महत्वपूर्ण है, उससे जल्दी आपको याद होता है। इस संबंध में वर्गीज शुक्ल का मत है। वर्गीज शुक्ल क्या है? किसी का नाम है। उसका मत है कि पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है, लिखना उस ऋण की अदायगी। पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है और ऋण की अदायगी। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है, लिखना उस ऋण की अदायगी। तो इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। पढ़ना ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है, लेकिन लिखना उस ज्ञान को अपने अनुभव और विचारों के साथ मिलाकर दूसरों के साथ बांटने का एक तरीका है। यानी कि पढ़ने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन लिखने से हम उस ज्ञान को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। यह एक तरह है कि ज्ञान की अदायगी है। यही मतलब है
पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है, लिखना उस ऋण की अदायगी। इसका यही मतलब है। तो आगे क्या लिखा है? लिखना कृतज्ञ भी अभिव्यक्ति है, निश्चित रूप से एक अच्छा पाठक ही रचना के भाव और विचार को आत्मसात कर पाता है, लेकिन उस भाव और विचार की वास्तविकता को अभिव्यक्ति देने प्रत्येक पाठक के लिए संभव नहीं है। इसके लिए एक श्रेष्ठ लेखक अपने सृजनात्मक प्रतिभा द्वारा उस भाव और विचार को लेखन की विविध विधाओं में से किसी का चयन कर उसमें उन्हें अभिव्यक्ति देता है। इस संबंध में डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा का मत पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत संवाददाताओं के लिए सार्थक बन पड़ा है। उनके अनुसार संवाददाता जो मुख्यतः अच्छे लेखक होने चाहिए, पत्र और संपादक के न केवल नेत्र और कान है बल्कि मुख भी है, जिसके द्वारा विविध घटनावलियों की अभिव्यक्ति और चित्रण होता है। फलत लेखनी पर उनका अधिकार होना अनिवार्यतः आवश्यक है। दर्शन और श्रवण से उत्पन्न अनुभूतियों को लिपिबद्ध रूप से व्यक्त करना, घटनाओं का सजीव और रोचक, स्पष्ट और सरल, सत्य और साधारण चित्रण करना तब तक संभव नहीं है जब तक संवाददाता या रिपोर्टर अपनी कलम का धनी न हो। भाषा और समाज का संबंध बहुत ही पुराना है। सामान्यतः यह माना जाता है कि भाषा जो होता है वो समाज की ऊपरी संरचना का ही अंग है, लेकिन सत्य यह है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही भाषा बदलती रहती है। जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे भाषा ही बदलेगी। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है, आपको पता होगा। भाषा का निर्माण किसी वर्ग विशेष के हाथ में नहीं है, बल्कि वह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से निर्मित होती है। इसीलिए भाषा समाज की मिली-जुली संपत्ति है। जनसंचार के संबंध में यदि भाषा पर प्रकाश डाला जाए तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लेखन के लिए भाषा ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा सहजता से सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। सूचनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए जनसंचार की भाषा को उसके प्रत्यक्ष माध्यम के अनुरूप उपयोगी होना आवश्यक है। जनसंचार के माध्यमों के अनुरूप ही उसकी भाषा के प्रयोग का स्तर भी बदलता रहता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा जाता है, रेडियो को सुना जाता है, टेलीविजन को सुना जाता है और देखा जाता है। इंटरनेट आधारित कंप्यूटर में तो पढ़ा, सुना और देखा जाता है। इस तरह जनसंचार के माध्यमों के अनुरूप ही भाषा का स्तर इन्हीं दृष्टियों पर बदल जाता है। जनसंचार के माध्यमों की भाषा की विशेषता निम्नलिखित है। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें बताया गया है कि लिखना एक कला है जो मनुष्य को जन्मजात नहीं मिलती। इसे सीखने के लिए साधना और अभ्यास की जरूरत होती है। एक अच्छा लेखन अपने सृजनात्मक प्रतिभा द्वारा विचारों और भावनाओं को लेखन में अभिव्यक्त करता है। पत्रकारिता में संवाददाता को अच्छे लेखन होने की आवश्यकता होती है जो घटनाओं को सजीव और रोचक तरीके से चित्रित कर सके। भाषा और समाज का संबंध बहुत पुराना है। भाषा समाज की मिली-जुली संपत्ति और यह समाज के सभी वर्गों के सहयोग में निर्मित होता है। जो जनसंचार के माध्यमों में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट में भाषा का प्रयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि जनसंचार के माध्यमों की भाषा विशेषताएं हैं, सरलता, रोचकता, सजीवता, सत्यता आदि। तो ये इसमें बताया गया है। आगे है सहज बोध। क्या है? सहज बोध। तो सहज बोध में भी यही सब लिखा है। तो चले पढ़ लेते हैं सहज बोध। नेक्स्ट है हमारा सहज बोध। सहज बोध का क्या मतलब होता है? तो पढ़ते हैं। कोई भी भाषा सहज और सरल होने से पाठक या श्रोता के लिए बोधगम्य नहीं होता, बल्कि उसका सहज बोध होना ही पाठक या श्रोता के लिए जरूरी होता है। प्रयोग प्रयोगधर्मी लेखक अपने आलेख या पाठकथा के अंतर्गत नवीन प्रयोगों के मुंह में ऐसे शब्दों का जाल बिछा देते हैं जो सहज और सरल होने के बावजूद कृत्रिमता का एहसास कराते हैं। इन कलात्मक प्रयोगों को भले ही पाठक और श्रोता को पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक उन प्रयोगों को अर्थ ध्वनियों से पाठक या श्रोता परिचित नहीं हो पाता, तब तक वह व्यर्थ है। इसीलिए
जनसंचार की भाषा सहज बोधी होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो बोलचाल और लोक व्यवहार में हो। किसी अन्य भाषा या बोली से उधार लिए गए शब्दों से यदि संप्रेषण का उपयोगी बनाया जा सकता है तो लेखक को उनका व्यवहार बेहिचक करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। तो मतलब क्या है सहज बोध का मतलब? सहज बोध का मतलब होता है कि कोई भी भाषा या लेखक इतना सरल और समझाने योग्य होना चाहिए कि पाठक या श्रोता को उसका अर्थ आसानी से समझ आ जाए। कुछ लेखक नए प्रयोगों के चक्कर में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो समझने में मुश्किल होते हैं। इससे पाठक या श्रोता को समझने में परेशानी होती है। जनसंचार की भाषा में सहज बोध होना जरूरी है। इसके लिए लेखक को ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो आम बोलचाल में उपयोग होते हैं। यदि किसी अन्य भाषा या बोली से शब्द उधार लेने से संप्रेषण में सुधार हो सकता है तो लेखक को उनका उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। समझे? यदि मैं आपसे अलग ही भाषा में बोलूं, कोई और ही भाषा में बोलूं जो आपको ना समझ आए तो आपको नहीं आएगा समझ में। यही बोला गया है कि कि लेखक को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि सबको समझ आए। समझे? आगे क्या लिखा है कि मुद्रित माध्यमों के लिए भाषा में कई बार लेखक को विधाओं के अनुसार भी परिवर्तन करना पड़ता है। समाचार, फीचर, संपादकीय आदि के लेखन की भाषा में शब्दों का चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विचारों और भाव के संप्रेषण के समय भाषा स्वयं ही अपने लिए शब्द ढूंढ लेते हैं। लेखक को प्रत्येक शब्द का सार्थक चयन करते हुए उसे इस प्रकार सहेजना चाहिए कि वह पाठक के लिए ज़रूर ना हो। बच्चों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों आदि के लिए लेखन कार्य करते समय भी भाषा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे इन वर्गों को अपने साहित्य को पढ़ते या समझते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। मतलब क्या लिखा है कि मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करते समय लेखक को अलग-अलग विधाओं के अनुसार भाषा में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि समाचार, फीचर, संपादकीय आदि के लिए अलग-अलग शब्दों का चयन करना पड़ता है। लेखक को अपने विचारों और भावों से संप्रेषित संप्रेषित करते समय ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो पाठक के लिए समझने में आसान हो। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों आदि के लिए लेखन करते समय भाषा को सरल और समझने योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेडियो की भाषा प्रसारण रूप के योग्य, सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। गुण एवं तत्सम शब्दावली के प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए। आलेख में आंकड़ों या ऐसे तथ्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका प्रसारण रेडियो के लिए संभव ना हो। रेडियो की भाषा श्रव्य माध्यम की भाषा होनी चाहिए। रेडियो की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा तो हो, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह दूरदर्शन की दृश्य शक्ति की कमी को पूरा कर सकने में समर्थ हो। रेडियो की भाषा यदि अपने श्रोताओं के मन मस्तिष्क में एक कल्पना संचार को उभार सके तो वह सार्थक भाषा होगी। रेडियो की भाषा ऐसी भाषा हो जो सीधे जो आप तक है वो दिलों में उतर सके और उसे अपना बना सके। श्रोताओं के संवाद बनाए रखने के लिए उसमें सहजता, सरसता, रोचकता और सुबोधता के गुण होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों और सरल शब्दों के प्रयोग द्वारा रेडियो आलेख पाठ में बन जाता है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। रेडियो की भाषा क्या कहा गया है? रेडियो की भाषा प्रसारण सहजता सहजता के बारे में बताया गया है। इसमें सरलता के बारे में बताया गया है, स्पष्टता के बारे में बताया गया है, कल्पना के बारे में बताया गया है, माध्यम की भाषा बताया गया है और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। सहजता इसमें क्या बोला गया है कि रेडियो की भाषा सुनने में आसानी होनी चाहिए। सरलता क्या बताया गया है? आए ना इसमें शब्द माध्यम, भाषा श्रव्य माध्यम, सरल, सहज, स्पष्ट, ये बीच बीच में आए हैं। तो ये जो बीच बीच में है इसी में ही आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हमने अभी पूरा पढ़ा।
यदि आपको पूरा ना समझ आया हो तो एक छोटे से रूप में आपको बताया जा रहा है, तो सुनिए। सहजता मैंने बता दिया कि सहजता क्या होता है? रेडियो की भाषा सुनने में आसानी होनी चाहिए। रेडियो की भाषा में जटिल शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो की भाषा में संदेश स्पष्ट रूप पहुंचना चाहिए। रेडियो की भाषा सुनने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। रेडियो की भाषा जो होता है वो मन मस्तिष्क में एक संकल्पना या कल्पना संसार को उभार सकने में समर्थ होनी चाहिए। तो ये सरलता, सहजता, रोचकता और सुबोधकता के गुण होने चाहिए। ये जो छोटे-छोटे वाक्यों और सरल शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ, वो रेडियो आलेख पाठनी बनने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे समझ आ पाए। आगे क्या लिखा है कि शब्दों के बिना कोई भी संप्रेषण संभव नहीं है। सही बात। समाचार पत्रों एवं पुस्तकों में भी शब्द होते हैं और रेडियो में भी हैं, लेकिन रेडियो के शब्दों का महत्व मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित शब्दों से अलग होता है। लिखित और वाचिक शब्दों के अंतर को समझकर ही रेडियो लेखक अपना आलेख रेडियो के लिए तैयार कर सकता है। रेडियो के वाचिक शब्दों को तो प्रकाशित किया जा सकता है, लेकिन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं आदि प्रकाशित लिखित शब्द एवं कई बार रेडियो के लिए सार्थक नहीं होते। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण संभव नहीं है या कठिनाई से जिनका उच्चारण होता है, उनका प्रयोग रेडियो के लिए अनावश्यक होता है। क्लिष्ट या अस्पष्ट शब्द अथवा पाठकों के लिए शीघ्र अर्थ बोध न करा पाने वाले शब्द रेडियो के लिए घातक होते हैं। रेडियो में एवं, तथा, यहाँ, वह, अंततोगता, दृष्ट दिव्य आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कहा गया है कि शब्दों के बिना कोई भी संप्रेषण संभव नहीं होता। रेडियो और मुद्रित माध्यमों में शब्दों का महत्व अलग-अलग होता है। रेडियो में वाचिक शब्दों का उपयोग किया जाता है जो सुनने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन मुद्रित माध्यमों में लिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है जो पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है। रेडियो के लिए छोटे शब्दों का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शब्दों का उच्चारण आसान होना चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए और शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन से अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो में कुछ शब्दों जैसे एवं, तथा, यहाँ, वह उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यही चीज़ बता ही गई है। आगे क्या है? आगे पढ़ लेते हैं। टेलीविज़न की भाषा कार्यक्रम के प्रकार एवं दर्शक वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रयोग की जानी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, शिक्षितों, जन सामान्य आदि सभी वर्गों के लिए भाषा में परिवर्तन हो, इस बात का ध्यान रखकर टेलीविज़न लेखक शब्दों का चयन कर सकता है। दर्शक वर्ग को केंद्र में रखकर लिखी गई पाठकता ही उत्कृष्ट बन पाती है, जिसे दर्शक सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। सामान्यतः टेलीविज़न की भाषा बोलचाल की भाषा हो तो बेहतर होगा, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रमों या किन्हीं विशिष्ट कार्यक्रमों की भाषा उस कार्यक्रम के अनुरूप बोलचाल से इतर भी हो सकती है। लेकिन पाठकथा लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा ऐसी हो जिसके साथ दर्शक सामंजस्य बिठा सके। पटकथा लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कम से कम शब्दों में आवश्यक बातों का लेखन करें। टेलीविज़न में दृश्य और शब्दों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह दृश्य के अनुरूप भी अपना लेखन कार्य कर सकता है। टेलीविज़न समाचार की भाषा सहज और सरल तो होती है, लेकिन उसके लेखन के दौरान लेखक को शब्दों का चुनाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समाचार लेखक या समाचार में ऐसे सार्थक शब्द का चुनाव करना चाहिए जो समाचार में दी जाने वाली सूचना को प्रस्तुत करने में पूरी तरह से सक्षम हो। विशेषणों, संयुक्त आदि शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। तो यही सब बताया गया है कि वही सब बताया कि बोलचाल की भाषा का उपयोग करें। ये मतलब दृश्यों और शब्दों का सामंजस्य बनाए रखें, कम से कम शब्दों को आवश्यक बातों को लिखें, साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए विशेष भाषा का उपयोग करें, यही सब बताया गया है।
यदि ना आपको समझ आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि टेलीविज़न की भाषा को दर्शक वर्ग और कार्यक्रम के प्रकार को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। टेलीविज़न लेखक को दर्शकों के लिए सहज और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। टेलीविज़न की भाषा के लिए कुछ सुझाव, क्या-क्या सुझाव हैं? जैसे कि बोलचाल की भाषा का उपयोग करें, जैसे कि बोलचाल की भाषा का उपयोग करें, है ना? दर्शकों वर्ग का ध्यान में रखना चाहिए और साहित्यिक कार्यक्रम के लिए विशेष भाषा का उपयोग करें, कम से कम शब्दों और आवश्यक बातों को लेखन करें, यही सब बताया गया है इसमें। मानकीकरण क्या होता है? मानकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो मानकीकरण मैं बता दूं आपको क्या होता है, जिसमें किसी उत्पाद, सेवा या प्रणाली के लिए एक मानक या नियम बनाया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सके। तो उसे कहते हैं मानकीकरण। जनसंचार के भाषा का मानकृत होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसमें कितने रूप हैं कि 4 पक्षों पर आधारित होना चाहिए। कौन-कौन से? मानक वर्तनी, मानक लिपि, मानक व्याकरण तथा मानक उच्चारण। तो मानक वर्तनी का मतलब क्या? कि एक निश्चित और स्थिर मापदंड होता है जिसके अनुसार किसी वस्तु या प्रक्रिया की गुणवत्ता या प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। और वर्तनी का अर्थ क्या है? मानक वर्तनी। तो वर्तनी मतलब शब्दों का लिखने का तरीका। मानक वर्तनी जो होता है वो भाषा के शब्दों को लिखने का एक मानक तरीका होता है। तो मानक वर्तनी। मानक लिपि। मानक लिपि का मतलब होता है एक भाषा को लिखने का एक मानक तरीका होता है। यह अक्षरों और चिन्हों का एक निश्चित सेट होता है जिसका उपयोग एक भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। आगे क्या है? मानक व्याकरण। मानक व्याकरण मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मानक व्याकरण एक भाषा के नियमों और संरचनाओं का एक मानक सेट होता है। यह शब्दों और वाक्यों को बनाने के तरीके को परिभाषित करता है। और लास्ट है मानक उच्चारण। मानक उच्चारण का मतलब है कि भाषा के शब्दों और वाक्यों को बोलने का एक मानक तरीका होता है या ध्वनियों और उच्चारण के तरीकों को परिभाषित करता है। तो ये था मानक वर्तनी, मानक लिपि, मानक व्याकरण तथा मानक उच्चारण, वही सब इसमें लिखा है। तो आप देख लीजिएगा, यही डिटेल में बताया गया है। तो अब हम सीधा चलते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो अब आगे है दृश्यात्मक। दृश्यात्मक से आप क्या समझते हैं? जनसंचार की भाषा में दृश्यात्मक का गुण होना भी आवश्यक है। पाठक के सामने पढ़ते समय और श्रोता के सामने सुनते समय यदि घटना या सूचना का दृश्य उपस्थित हो जाता है तो भाषा सार्थक हो जाता है। यह कौशल लेखक के हाथ में होता है। इसके लिए लेखक को शब्दों का सार्थक चयन करते समय घटना को दृश्य रूप प्रदान करना चाहिए। जो लेखक है उसको शब्दों का जब सार्थक चयन करता है तो उसको समय का घटना को भी दृश्य प्रदान करना चाहिए, ताकि आंकड़ों या तथ्यों के समय दृश्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फीचर, वृत्तचित्र, कमेंट्री, उद्घोषणा आदि के समय लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि भाषा यदि दृश्यात्मक का निर्वाह कर पाने में सक्षम है तो संचार सहज रूप से हो पाएगा। विशेष रूप से यदि रेडियो को तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रेडियो में ना तो चित्रों का प्रकाशित किया जा सकता है और न दृश्यों का। इसीलिए उस समय प्रसारण के समय दिखाया जा सकता है। श्रव्य माध्यम होने के कारण दृश्यात्मक भाषा उसके लिए उपयोगी हो सकती है। अच्छा, मैं हाँ, तो आगे क्या लिखा है? मुख्य रूप से इन विशेषताओं को अतिरिक्त विभिन्न जनसंचार माध्यम उनके कार्यक्रमों के अनुरूप भाषा में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन भाषा स्पष्ट, सुरुचिपूर्ण